हेलो, नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप के साथ में बी आर सोलंकी। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में संधि का सामान्य परिचय और स्वर संधि के दीर्घ और गुण भेद के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने पूर्व में दीर्घ और गुण संधि के बारे में पढ़ लिया है। हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, उसका जो संधि विधायक सूत्र था अक सवर्ण दीर्घ, यानी अक वर्ण का मतलब है अ ई उ री री के बाद भी समान वर्ण आने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। इसके पश्चात हमने गुण संधि में पढ़ा, इसका जो संधि विधायक सूत्र था आदि गुण और संज्ञा विधायक सूत्र था अदेंग गुण। गुण संधि में अ ए ओ तीन जो वर्ण है वो गुण संज्ञक वर्ण है, और गुण संधि की हम पहचान ए और ओ जो भी शब्द हैं उसमें ए और ओ का जो उच्चारण हो रहा है वो सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो स्वर संधि का तीसरा भेद वृद्धि संधि हम पढ़ने जा रहे हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का संधि विधायक जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची। वृद्धि रेची, इस सूत्र के अनुसार कि एच वर्ण में वृद्धि धन एची, एची का मतलब है एच वर्ण। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई और औ ये चार वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में। माहेश्वर सूत्र में जो वर्णों का जो सही सूत्रों के हिसाब से जो क्रम है वो इस तरह से ए ओ ऐ औ। तो ये क्रम जो काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, यन प्रत्याहार एच प्रत्याहार के बारे में, तो इन वर्णों का जो क्रम है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो एच प्रत्याहार का जो वर्णों का क्रम है ए के बाद ओ फिर ऐ और औ। ऐसे हमारे साधारण हम बोलचाल में ए ऐ ओ औ बोलते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार उनका जो सही क्रम है वो ए ओ ऐ औ होता है। तो सूत्र क्या कह रहा है वृद्धि संधि का कि वृद्धि एची, एच वर्ण में वृद्धि हो जाती है। कब हो जाती है? जब अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ऐ हो, तो उसका जो वृद्धि का मतलब उसका बड़ा रूप ऐ हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या औ हो तो उसका बड़ा रूप औ हो जाता है। तो वृद्धि संधि की पहचान कैसे करेंगे हम? बिल्कुल सरल है। जो भी शब्द हैं उसमें ऐ और औ की मात्रा जिसमें लगी हुई है वो सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। यानी जिसमें दो मात्रा का जहां उच्चारण हो रहा है, दो मात्रा लगी हुई है किसी शब्द में, वो सभी उदाहरण वृद्धि संधि के हैं। अब इस सूत्र के अनुसार कुछ उदाहरण करते हैं हम। पहला है एक एक। अब देखिए इसका जो संधि विच्छेद होगा एक धन एक। यहां पर क में अ, उसके बाद ए, तो अ और ए सूत्र के मुताबिक अ या के बाद ए या ऐ आने पर ऐ हो जाएगा, तो अ और ए का रूप बनेगा ऐ। अब ऐ की मात्रा क के ऊपर लग जाएगी तो इस तरह से रूप बनेगा एक ऐ क, यानी एक धन एक एक ऐ क। दूसरा उदाहरण देखें, महेश्वर्यम
इसका विच्छेद होगा महाधन ऐश्वर्यम। अब यहां पर महा में आ के बाद आई, दोनों का रूप बनेगा आई। तो आई की मात्रा है वो यहां पर अ के साथ लग जाएगी और रूप बनेगा महेश्वरियम। ये आई की मात्रा यहां पर लगी। तो दो ऊपर मात्रा जिन शब्दों में होती है वो सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। और देखिए अ वाले उदाहरण लिखते हैं। जलोघ, संधि विच्छेद होगा इसका जल धन ओघ, यानी जल की पवित्रता। अब यहां देखें अ के बाद ओ, अधन ओ, अ के बाद ओ आने पर, यानी अ या के बाद ओ या औ आने पर उसका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो ये औ हो गया। और औ की जो दो मात्राएं ल के साथ लग गई तो शब्द बना जलौघ। इसी तरह एक और उदाहरण गंगौघ, गंगा जैसी पवित्रता। ये गंगा धन ओघ। यहां पर भी देखें आ के बाद ओ की मात्रा है तो आ धन ओ, दोनों का संयुक्त रूप से बनेगा औ। अभी औ की मात्रा ग के साथ लगी, शब्द बना गंगौघ। तो यह है वृद्धि संधि के कुछ उदाहरण। वृद्धि संधि का ये संधि विधायक सूत्र है। इसका जो संज्ञा विधायक सूत्र है वो भी ध्यान रखना। संज्ञा विधायक सूत्र है वर्धिरा देच, वर्धिरा देच। तो इन सूत्रों के बारे में पूछा जाता है कि वृद्धि संधि का संधि विधायक सूत्र और संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। यानी गुण संधि में ए और ओ की ध्वनि का जो उच्चारण होता है शब्दों में, और वृद्धि में ऐ और औ का। नेक्स्ट है यण। यण संधि की भी पहचान बिल्कुल सरल है। यण वर्ण के आगे आधा अक्षर होने पर यण संधि होती है। यण संधि, इसकी पहचान बिल्कुल सरल है कि यण, यण का मतलब यण प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में य, व, र और ल, ये चार वर्ण आते हैं। इनका जो क्रम है वो भी काफी परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो य रल नहीं होगा, यहाँ पर य व रल होगा इसका उच्चारण, सही क्रम। तो यण प्रत्याहार, इन वर्णों के आगे कोई आधा अक्षर होने पर उस शब्द में यण संधि होती है। जैसे ये उदाहरण है प्रत्येकम। अब इस शब्द को ध्यान से देखिए, यहां पर य आया है यण प्रत्याहार का, तो य के आगे आधा अक्षर है, इसीलिए इस शब्द में यण संधि है। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हो। यण संधि का जो संधि विधायक सूत्र है वो है इको यणची, इको यणची। ये सूत्र क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं। इक, इक वन, ई, उ, री और री, ये जो चार वर्ण हैं ये इक वर्ण है। उसके बाद अची, अची का मतलब होता है स्वर। इक वर्ण के बाद कोई भी असमान स्वर हो, कैसा स्वर हो, असमान स्वर होने पर इक का यण हो जाएगा। इक का क्या हो जाएगा, यण, यानी क्रमशः ई का हो जाएगा य, उ का व, री का र और री का ल हो जाएगा, यण वर्ण। तो इको अची परे यण स्यात्, इको अची परे यण स्यात्, यानी एक वर्ण के बाद असमान स्वर होने पर उसका यण हो जाता है। ई का ये हो जाएगा, उ का व हो जाएगा, री का र हो जाएगा, री का ल हो जाएगा। इस तरह से ये क्रमशः रूप बनेंगे। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो उदाहरण है प्रत्येकम। अब जैसे ये शब्द दिया हुआ है, आप इनका
संधि विच्छेद भी आसानी से कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पर यह बना है, यह किसका बनता है, ई, तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा प्रतिधन एकम, प्रतिधन एकम। यहाँ पर ई के बाद ए आया है, असमान स्वर है, तो ई और ए मिल करके यह बन जाएगा। तो यह बनने से ये आ गया, और सॉरी ई का ये हो गया और ए की मात्रा भी यह के लग गई, तो शब्द बना प्रत्येकम। ई असमान स्वर आने पर ई का ये हो गया। दूसरा है उदाहरण स्वागतम। इस उदाहरण को भी देखिए, यहां पर वह के बाद आद्याक्षर है, यन संधि है, और वह किसका बनेगा, उ का, तो यहां पर सु धन आगतम, संधि विच्छेद इसका सही होगा। अब ये ध्यान दें, सु में उ, उसके बाद यहाँ आ, यानी असमान स्वर है, तो उ का क्या हो जाएगा, वह, उ का हो गया वह, तो स्वादा, और उ का हो जाएगा वह के साथ आ मिल जाएगा, तो वाह स्वागतम। इस प्रकार शब्द बनेगा स्वागतम। इसी तरह अन्य कुछ उदाहरणों को देखते हैं। दात्रंश, दात्रंश, इसका संधि विच्छेद होगा दात्री धन अंश। देखिए यहां पर त केरी की मात्रा और अंश, आगे असमान स्वर बन, तो री का रह हो जाएगा, दा इस तरह से शब्द बनेगा। अब ये त और र संयुक्त व्यंजन बनता है यहाँ पर ज्ञ, सॉरी त्र, त व र दोनों से त्र संयुक्त व्यंजन बनता है, तो यह बनेगा दा त्र के साथ वापिस अंश मिलने से दात्रंश शब्द बनेगा। इसी तरह वेग का उदाहरण देखते हैं, लाकार, इसका सही संधि विच्छेद होगा लि धन आकार। यहां पर देखिए लि का ल और आ का, यानी लि का ल हो जाता है, तो इस तरह से बनेगा, ल के साथ आ मिल जाएगा, दोनों का संयुक्त रूप बनेगा लाकार। इस तरह से यह शब्द बनेगा। तो ये थी यन संधि, इको यंची इसका संधि विधायक सूत्र है, और इसमें यन प्रत्याहार में य व र ल इन वर्णों का जो क्रम है वो याद रखना, यानी इक वर्ण के बाद असमान स्वर होने पर उसका यन हो जाता है। नेक्स्ट हम जो संधि पढ़ने वाले हैं वो है अयादी। अयादी संधि का जो संधि विधायक सूत्र है वो है एचो अयाव, अयादी संधि। संधि विधायक सूत्र है एचो अवायाव। इस सूत्र के अनुसार यह सूत्र क्या कहता है, एचो का मतलब है एच वन। एच वन कौन कौन से हमने पूर्व में पढ़े, ए ओ आई औ, ये एच वन। अब एच वर्णों का क्रमशः अय, ए का हो जाएगा अय, ओ का अव, ओ का अव, यहां पर आय, आई का आय, और औ का आ हो जाएगा। इस सूत्र के अनुसार एच वर्ण का क्रमशः ए का अय, औ का अव, आई का आय और औ का आव हो जाता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इस शब्द में अयादी संधि है, तो कुछ मैं उदाहरण यहां दिख रहा हूं, आप ध्यान रखें। नैनम, पवन, गायक,
और पावक। अब इन शब्दों के थोड़े उच्चारण पर ध्यान दें। नैनम में अ और य, अय का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर अ व का उच्चारण हो रहा है। और इस शब्द में आय और यहाँ पर आव, इन्हीं जिन शब्दों में अय अव आय और आव का जो उच्चारण हो रहा है वो सभी अयादि संधि के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इनका जो संधि विच्छेद होगा, अब यहाँ पर उच्चारण किसका हो रहा है, ए के साथ अय का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब संधि विच्छेद करते समय इसमें ए की मात्रा लगाएंगे, न के साथ ए की मात्रा लगेगी, ने धन अनम। यहाँ देखिए ये अब का उच्चारण हो रहा है, अब किससे बनता है, ओ से, तो यहाँ पर प के साथ संधि विच्छेद में ओ की मात्रा लगाएंगे, ओ धन अन। इसके पश्चात यहाँ आय का उच्चारण हो रहा है, आय आई की मात्रा से बनता है, तो यहाँ ग के साथ आई की मात्रा लगाएंगे, दो मात्रा ऊपर, गई धन अक। यहाँ देखो आव क्या उच्चारण हो रहा है, आ व, आव किससे बनता है, औ से, प के साथ औ की मात्रा लगाएंगे, पौ धन अक। तो ये इनका संधि विच्छेद रहेगा। अब ने में ए के बाद अ आया है, यानी जो एच वर्ण है इनके बाद स्वर आने पर कोई भी असमान स्वर इसके बाद भी असमान स्वर आने पर ए का अय, तो ए के बाद अ आया है, तो ए का यहां पर अय हो जाएगा, न के साथ अय जुड़ जाएगा, न अय अनम। न के साथ अ मिल गया, न य के साथ अ मिल गया, य फिर नम, नैनम, इस प्रकार के शब्द बनेगा। अब यहां पर देखिए पो धन अ, पो में ओ का उच्चारण है, ओ का क्या बनेगा, अव, तो प अव अन, यह प के साथ अ मिल गया, प व के साथ अ मिल गया, व और लास्ट में न, पवन, इस प्रकार का शब्द बनेगा। तो इसी तरह गई धन अक, ग के ऐ की मात्रा है आय बनेगा, तो ग धन आय और अक, ग के साथ आ लगने से गा, ये भी यहां पूरा हो जाएगा और शब्द बनेगा गायक। लास्ट में दिया हुआ है पो धन अक, पो में औ की मात्रा है, आव बनेगा उच्चारण, तो प धन आव अक, प के साथ आ मिल गया, पा, व के साथ आ मिल गया, व और लास्ट में क, पावक, इस प्रकार ये शब्द बनेगा। तो यह है अयादि संधि, एच ओ ए वाई आव, इसका संधि विधायक सूत्र है। इसमें एच वर्ण के बारे में आपको ध्यान रखना है, ए ओ ऐ और औ, ये चार जो वर्ण हैं ये एच वर्ण है, और इनका जो क्रम है वो भी ए ओ ऐ औ, इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट हम संधि पढ़ते हैं, छठी पूर्व रूप। पूर्व रूप संधि का सूत्र है वो एंग एंग पदांता दति। इसका जो सूत्र है संधि विधायक वो है एंग पदांता दति। इसका मतलब कि पद के अंत में एंग वर्ण हो, पद के अंत में एंग वर्ण हो, एंग में ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं, ध्यान रखें। तो पद के अंत में ए और ओ होने पर और उसके बाद ह्रस्व अ होने पर अ का लोप हो जाएगा, अ का क्या हो जाएगा, लोप, उसकी जगह अग्र चिन्ह लग जाएगा, अग्र चिन्ह लग जाएगा, ऐसा आकार का, इस तरह से, जैसे
अरे धन हरे अव, एक शब्द है हरे अव, इसका संधि विच्छेद होगा हरे धन अव। अब इस सूत्र के मुताबिक देखो पद के अंत में क्या है, ए और उसके बाद ह्रस्व अ। तो जो ह्रस्व अ है उसका लोप कर दिया जाएगा और उसकी जगह ये ऐसा आकार का जो चिन्ह है वो लगा दिया जाएगा। तो शब्द बनेगा हरे हरे अव। इसी तरह और भी शब्द हैं को धन अपि। यहां पर भी देखो पद के अंत में ओ और उसके बाद में ह्रस्व स्वर अ। तो ए एंगल होने पर यानी ए और ओ होने पर अ का लोप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर शब्द बनेगा को, यहाँ पर अ का अवतरण चिन्ह होने से बनेगा शब्द कोवपि। तो ये है पूर्व रूप संधि जिसका जो संधि विधायक सूत्र है एंग प्रधानता गति, यानी पद के अंत में एंग वर्ण हो। नेक्स्ट है सातवीं जो संधि वो हम पढ़ेंगे अब पर रूप। पर रूप संधि, इसका जो संधि विधायक सूत्र है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम। ये सूत्र क्या कहता है, इसमें भी एंगी का मतलब है एंग वर्ण होते हैं। पूर्व पद में अवर्णात अवर्ण से युक्त कोई उपसर्ग होने पर, अवर्ण से युक्त कोई उपसर्ग होने पर और बाद में एंग वर्ण यानी ए और ओ होने पर जो पर रूप, ये जो बाद वाले जो एंग यानी ए और ओ है वो आगे वाले वर्ण में मिल जाएंगे, उसका बाद वाला रूप हो जाएगा। जैसे प्रधन एजते, प्रधन एजते। यहां पर देखें प्र में प्र उपसर्ग है, अवर्णात उपसर्ग है प्र होने से ये जो ए है इसके साथ मिल जाएगा और रूप बनेगा प्रेजते, प्रधन एजते। तो एंग वर्ण का जो ए है वो आगे प्र उपसर्ग में मिल जाएगा, रूप बनेगा प्रेजते। इसी तरह उपधन ओषधि, उपधन ओषधि, यहां पर भी अवर्ण से युक्त उपसर्ग है तो एंग वर्ण का जो ओ है वो इसके साथ मिल जाएगा, शब्द बनेगा उपोषधि, यानी बाद वाला रूप हो जाएगा पर रूपम, बाद वाला रूप आगे वाले में समाहित हो जाएगा। इस संधि के काफी कुछ अपवाद भी है जो काफी परीक्षा में, अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे मनीषा, पतंजलि, कुलटा, शकंदु, करकंदु, ये इसके अपवाद कुछ रूप हैं जो परीक्षा में इनका जो संधि विच्छेद पूछा जाता है। तो मनीषा का जो संधि विच्छेद होगा मनस धन ईशा। संस्कृत व्याकरण में दो स्वर वर्ण के बाद कोई व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण आने पर उसकी टी संज्ञा हो जाती है। टी संज्ञा होने पर उसका स्वर या व्यंजन वर्ण का लोप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अ स्वर वर्ण, उसके बाद ई भी स्वर वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण आएगा स, तो स का क्या हो जाएगा, लोप कर दिया जाएगा यहाँ पर, यानी अलो अंत्यादि टी सूत्र से व्यंजन वर्ण का लोप हो गया और शब्द बनेगा मन, और ई की मात्रा न के लग जाएगी और शब्द निष्पन्न होगा मनीषा। तो मनीषा का जो संधि विच्छेद है
मनस धन ईशा। इसी तरह पतत अंजलि, पतंजलि का जो सही संधि विच्छेद होगा पतत धन अंजलि। यहाँ पर भी अ के बाद व्यंजन वर्ग फिर अ, इसलिए व्यंजन वर्ग जो था का है वो लोप कर दिया गया है। इसकी टी संख्या हुई है। तो कुल अन्य शब्द हैं, इनके भी संधि विच्छेद इस प्रकार है कि कुल धन अटा, उल्टा, शक धन, अंधु, शकंधु और कर्क धन, अंधु, करकंधु। इन सभी शब्दों में पर रूप संधि है। ये सभी पर रूप संधि के अपवाद हैं। कुछ यहाँ दीर्घ संधि के भी अपवाद आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अ और अ होके आ बनना चाहिए, लेकिन ये दीर्घ संधि का अपवाद है। कुल टा का सही संधि विच्छेद होगा कुल धन अटा, शकंधु का शक धन अंधु, करकंधु का कर्क धन अंधु, यानी शक्वान दिशु वार्तिक के अनुसार ये इनके अपवाद है। नेक्स्ट जो अंतिम स्वर संधि का भेद हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रकृति भाव। अंतिम इसका जो भेद है वो है प्रकृति भाव। इसका सूत्र है विद्युदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम। यानी द्विवचनात् जो शब्द होते हैं जैसे ई, उ और ए, ये तीन जो द्विवचनात् प्रग्रह्य वर्ण हैं, ये किसी संधि में होने पर कोई संधि कार्य नहीं होता है। प्रकृति भाव संधि में किसी प्रकार का कोई संधि कार्य नहीं होता है। तो इदुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, यानी ये तीन जो वर्ण है ये प्रग्रह्य वर्ण है। ध्यान रखना, पूछा गया परीक्षा में। इनसे निर्मित कोई शब्द होने पर उसका कोई संधि कार्य नहीं होगा। जैसे हरि एतो, यहां पर देखो ई और ए द्विवचनात् शब्द हैं दोनों, इसी कारण यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संधि कार्य नहीं होगा। इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा हरिधन हेतु। इसी तरह गंगे अमु, तो यहाँ ये दोनों शब्द भी द्विवचनात् शब्द हैं, यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई संधि कार्य नहीं होगा। तो गंगे धन अमु। इसके अलावा एक तो ये इसका पहला सूत्र है। दूसरा क्या है, निपात एकाचनांग। इस सूत्र के अनुसार एक स्वर वाले निपात शब्द होते हैं, एक स्वर वाले निपात जो शब्द होते हैं उन शब्दों में भी किसी प्रकार का कोई संधि कार्य नहीं होता है। जैसे उ उमेश, ई इंद्र, इसमें किसी प्रकार का कोई संधि विच्छेद नहीं होगा, वैसा का वैसे लिखे जाएंगे उ उमेश ई इंद्र। तो यह है प्रकृति भाव संधि, यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई संधि विच्छेद कार्य होने पर भी नहीं किया जाता है वो है प्रकृति भाव संधि। तो इसके दो सूत्र हैं, इदु द्विवचनम प्रग्रह्यम, निपात एकाचनांग। इन तीनों वर्णों को याद रखना। ई उ ए ये प्रग्रह्यम वर्ण है जिसको पूछा जाता है परीक्षा में। इसी तरह आज हमने स्वर संधि के सभी भेदों को समझा। नेक्स्ट हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए